नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन करते हैं शुरुआत लखनऊ से। बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक की जा रही है। जिले के प्रभारी मंत्रियों के साथ ये बैठक बुलाई गई है। 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए बैठक शुरू। सभी सीटों की जीत पर किया जा रहा है मंथन। उपचुनाव की रणनीति भी पर अब चर्चा की जाएगी। तो यूपी उपचुनाव को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। जिले के प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक की जा रही है। उपचुनाव को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है और आज बीजेपी के द्वारा बैठक बुलाई गई है। उपचुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी बसपा अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। बीजेपी लगातार खामोश है और अभी तक अपना पत्ता सभी के सामने नहीं खोला है। ऐसे में जिले के प्रभारी मंत्रियों के साथ आज ये बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए बैठक बुलाई गई है। तो उपचुनाव को लेकर ये बैठक की जा रही है। जिले के प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। उपचुनाव की रणनीति पर भी मंथन किया जाएगा। लगातार मंथन का दौर जारी है। उपचुनाव को लेकर सियासत भी तेज है और ऐसे में 9 सीटों पर उपचुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। इस उपचुनाव को महज चुनाव की तरह नहीं बल्कि सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले उपचुनाव को लेकर लगातार पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। समाजवादी पार्टी लगातार अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर चुकी है। समाजवादी पार्टी बसपा की तरफ से भी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमन, बैठक की जा रही है, अहम बैठक बुलाई गई है। उपचुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा। क्या बैठक शुरू हो गई है? बैठक में कौन कौन शामिल? यूपी का जो विधानसभा उपचुनाव है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए प्रतिष्ठा बन गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रत्याशियों के जो नामों की घोषणा हो उससे पहले आज जितने भी मंत्री हैं, जो प्रभारी मंत्री हैं सभी जिलों के, उनके साथ उनको बैठक में बुलाई है। उनके साथ वो आप प्रत्याशियों के चयन की भी चर्चा करेंगे और साथ में ही वह लोग उन मंत्रियों को जिम्मेदारी भी देंगे सीट जिताने की। अभी तक अंदर से खबर नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि एक कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री का फॉर्मूला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनाने वाले हैं, यानी कि 10 में से 1 सीट। हालांकि 1 सीट पर चुनाव होल्ड है। एक सीट पर 3 मंत्रियों को लगाया जाएगा ताकि मंत्री भी सीट जीतने के लिए अपनी ताकत झोंके और सीट जिताकर अपनी जो प्रोफाइल है उसे मजबूत करें। इसके साथ ही और भी कई विकास के मुद्दे हैं जिस पर बैठक में चर्चा होनी है। बिल्कुल रमन, जिस तरीके से उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से समाजवादी पार्टी, इवन उससे पहले से ही समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट भी जारी कर दी थी, लेकिन अभी तक बीजेपी के द्वारा अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं की गई है। क्या कुछ रणनीति लिस्ट को लेकर? बिल्कुल, 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एकदम एक तरफा सूची जारी कर दी थी जिसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा में ये बात भी निकल कर सामने आई थी और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से टिकट में समझदारी दिखाई थी उसका उनको फायदा मिला था। इस बार चुनाव जो है समाजवादी पार्टी की तरफ चढ़ा है, क्योंकि जो भी ज्यादा उपचुनाव की सीटें हैं उसमें ज्यादातर जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी के फेवर की सीटें मानी जा रही हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने जल्दी करते हुए इस बार जल्दी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसके पीछे भी माना जा सकता है कि अखिलेश यादव ने लगभग जितने टिकट दिए हैं वो किसी न किसी बड़े नेता के परिवार में बहू, बेटी या भाई किसी को टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी अब समाजवादी पार्टी का सभी पैतरे देखने के बाद में प्रत्याशियों की घोषणा करने के मूड में है, ताकि वह अखिलेश यादव के दांव को देखकर दांव के काट के हिसाब से प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। हालांकि अभी तक 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। जो कांग्रेस के कोटे में आई उस पर भी प्रत्याशी नहीं उतरा है और नामांकन शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के नामों को लेकर अभी दिल्ली में भी मंथन होगा और 22 अक्टूबर को उनके प्रत्याशियों की सूची का ऐलान होगा, क्योंकि 25 को नामांकन की अंतिम तिथि है, उससे पहले सूची सामने आएगी। बिल्कुल, 2-3 दिन पहले बीजेपी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेगी। अगर देखा जाए उपचुनाव में दबदबा हमेशा ही सत्ताधारी पार्टी का होता है, लेकिन अगर प्रीवियस उपचुनाव की बात की जाए तो
बीजेपी बैकफुट पर नजर आती है रमन। जी बिल्कुल, दबदबा हमेशा सत्ता का होता है, उपचुनाव सत्ता का चुनाव माना जा रहा है। लेकिन मैंने आपको जैसा कि बताया कि ज्यादातर सीटें जो समाजवादी, जहाँ का गुणा गणित जो है, जाति गणित है, वो समाजवादी पार्टी की तरफ फेवर करता है। इससे पहले जब भाजपा की प्रचंड लहर 2022-17 में थी, तब भी इसमें कई सीटें ऐसी हैं जो समाजवादी पार्टी के फेवर में गई थी। ऐसे में ये जो चुनाव है, और ये चुनाव खास इसलिए भी है कि इससे पहले 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा को हार मिली थी, इसलिए ये चुनाव जीत कर अपने जो लहर है उसको फिर से एक बार घोषित करना है भाजपा को। इसलिए चुनाव ज्यादा प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। बिल्कुल, ये प्रतिष्ठा का सवाल, साख और नाक का सवाल है बीजेपी के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से लिटमस टेस्ट की तरह देखती हुई नजर आ रही है। रमन, एक सवाल ये भी है क्योंकि बीजेपी के अंदरूनी खेमे में यानी कि अंतरकला का खूब ज्यादा खामियाजा लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था, उपचुनाव पर इसका कितना असर? उपचुनाव के जिस तरीके से आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं, इसका मतलब जो पूरी कमान है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही चुनाव की पूरी दिशा तय कर रहे हैं, प्लान तय कर रहे हैं। हाँ, साथ में भाजपा का जो संगठन है वो भी तैयारी कर रहा है। इसलिए जो इसमें कोई अंतर कला का भी मामला ऐसा कोई सामने नहीं आया है, ना टिकटों को लेकर, ना प्रत्याशियों को लेकर कि हमारे खेमे के व्यक्ति को टिकट मिल रहा है और उसके व्यक्ति खेमे के दूसरे खेमे के प्रत्याशी जो आवेदक है उनकी कहीं ना कहीं उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। ऐसा अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। बिल्कुल, इससे पहले रमन बेहद अंतरकला की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा था बीजेपी को। ऐसे में बहुत सोच और समझदारी के साथ बीजेपी अपना दांव चलती हुई इस उपचुनाव में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया रमन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बहराइच में अधिकारी दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। कई लोगों की 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 23 घरों पर तोड़फोड़ के लिए नोटिस चस्पा कर दिया है, जिसमें निवासियों को अपना सामान हटाने के लिए प्रेरित किया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों का तर्क है कि कई अन्य अतिक्रमण मौजूद है। मस्जिद कमेटी से जुड़े संचालक का कहना है कि प्रशासन ने 1 साल पहले ही नोटिस दिया था और अब वे दुकान खाली करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे खुद ही जहां तक निशान लगा है उस निर्माण को तोड़ देंगे। तो लोगों ने अपने घरों के सामान निकालना शुरू कर दिया है। हम सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो है अगर रोड पे जो आक्रमण था तो कोरम पार था, ये 24 घर मात्र आ रहे हैं, क्यों हम ही सब आ रहे हैं? हम भी तो मूल सवाल जैसे नहीं है, तो अगर ओरम पार पूरा जाता तो आज हमें तो कोई सोच नहीं रहे। सार ने 80 फुट लेकिन पहले 28 फुट मानक थी, आज के 2 साल पहले मानक निशान लगा के 28 फुट की हम बाहर पड़ रहे तो हमारे बार कोई नहीं लगा। अब 7 फुट नोटिस लगा के 7 फुट पड़ेगा, तो हम मकान भी जा रहा तो रहने के लिए व्यवस्था तो नहीं है, पढ़ने को बनवाने को काम भी नहीं। अब कई बार में चले जाएंगे, भाग जाएंगे, वहीं से निकाल के रहेंगे। तो लोगों ने अपने घरों के सामान निकालने शुरू कर दिए हैं। वहीं मायावती ने उपचुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए हैं। कुंदरकी विधानसभा से प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी गई है। बसपा ने रफतुल को अपना प्रत्याशी बनाया है। करहर से बीएसपी ने उतारा है प्रत्याशी। अवनीश शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। फूलपुर सीट पर बसपा ने बदल दिया है प्रत्याशी। शिवबरन पासी का काटा है टिकट। जितेंद्र सिंह को बनाया है प्रत्याशी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव को लेकर अपने पत्ते खोल दिए। बता दें कि मायावती ने उपचुनाव को लेकर प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी थी। हालांकि कई नामों को फिर से काट दिया गया है, कईयों का टिकट काटा गया है। कुंदरकी विधानसभा से बसपा ने रिफाकत उल्लाह खान को उम्मीदवार बनाया है। करहर से बसपा ने अवनीश शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। वहीं फूलपुर सीट पर बसपा ने प्रत्याशी बदल डाला है, टिकट काटा है। पहले प्रत्याशी शिवबरन पासी को टिकट दिया गया था और अब उनका टिकट काटकर जितेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आसिफ, लगातार मायावती एक्टिव मोड में नजर आ रही है, सक्रिय नजर आ रही है। टिकटों का कहीं काटा गया है और कई नए प्रत्याशियों को भी उतारा गया है।
जी बिल्कुल श्रुति, जिस तरह से उपचुनाव को लेकर अब बसपा भी पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है और बसपा अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी, यह ऐलान बसपा प्रमुख मायावती पहले ही कर चुकी हैं। और जो उपचुनाव का रण है यह काफी भीषण हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी लगातार एक्टिव दिख रही है, प्रत्याशी भी घोषित किए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी पूरी तरह से एक्टिव है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी सीटों की कमान अपने हाथ में ले रखी है। इन सब के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने भी अपने तीर कमान निकाल लिए हैं। अगर अब तक की बात करें तो बसपा प्रमुख मायावती 5 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। इसमें दलित कार्ड भी खेला गया है, ब्राह्मण कार्ड भी खेला गया है और मुस्लिम कार्ड भी खेला गया है। तो कहने का मतलब साफ है कि बसपा प्रमुख मायावती विपक्षी दलों को घेरने की पूरी रणनीति बना चुकी है और जिस तरह से पीडीएम फार्मूला अपनाते हुए बसपा प्रमुख मायावती उपचुनाव में अपनी ताल ठोकने जा रही, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी और सपा की टेंशन बढ़ सकती है। वहीं अगर बात करें सबसे महत्वपूर्ण सीट करहल की, तो यहाँ पर तेज प्रताप यादव जो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के परिवार से आते हैं, मुलायम परिवार से आते हैं, यहाँ पर जो है बसपा प्रमुख मायावती ने अवनीश साख को उतारा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा दांव है। वहीं कुंदर की सीट की बात करें तो रफातुल्लाह को यहाँ पर प्रत्याशी घोषित किया गया है। रफातुल्लाह बसपा के पुराने नेता है और तजुर्बेकार भी कहे जा रहे हैं। वहीं फूलपुर सीट की बात करें तो यहाँ पर दलित कार्ड खेला गया है। शिवबरन पासी को बसपा प्रमुख मायावती ने उम्मीदवार बनाया है। वहीं मझवा सीट पर ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए दीपक तिवारी को प्रत्याशी घोषित किया गया है और जल्दी अन्य बची जो सीटें हैं उस पर बिल्कुल आसिफ, लगातार दलित कार्ड खेलती हुई मायावती नजर आती है, लेकिन दलित कार्ड खेलने के बावजूद भी चुनाव में वो सफल नजर नहीं आ रही। हरियाणा का चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो और फिर एक बार उपचुनाव में भी उन्होंने दलित कार्ड तो खेला है। आखिर क्यों दलितों के बीच मायावती का प्रभाव कम होता जा रहा है? देखिए, अगर बात करें बसपा के प्रभाव की तो लगातार चाहे लोकसभा चुनाव हो या फिर जो विधानसभा चुनाव हो चुका हो या फिर हरियाणा चुनाव में जिस तरह से बसपा ने एक रणनीति बनाई, एक एयर तैयार किया कि वह पूरी दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है, लेकिन नतीजा सिफर रहा। तो कहीं ना कहीं जनता की नजरों से बसपा और बसपा प्रमुख मायावती पूरी तरह से ओझल दिख रही हैं। बसपा पर आरोप भी लगने शुरू हो जाते हैं चुनावी दौर में। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बसपा पर यह आरोप लगा कि मायावती जो सुप्रीमो है वह बीजेपी के लिए बैटिंग कर रही है, बीजेपी को जिताने के लिए अपने प्रत्याशी उतारती हैं। जिन सीटों पर समाजवादी पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी उतारती है वहां पर बसपा भी मुस्लिम कैंडिडेट उतार कर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का खेला बिगाड़ने की कोशिश करती है। लेकिन जो मजबूती है, जो पकड़ है, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर दिखी है कि दलित, पिछड़ा और मुस्लिम वोटों पर पूरी मजबूती समाजवादी पार्टी ने बना ली है। लेकिन अब जिस तरह से 9 सीटों पर बसपा ने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए हैं और 5 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और वहीं गाजियाबाद पर भी बसपा प्रमुख मायावती ने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन यहाँ पर बड़ा आरोप भी बसपा नेताओं पर लगा कि उनसे पैसे लिए गए हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आरोप और प्रत्यारोप अब बढ़ेंगे। बिल्कुल, आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है आसिफ। ऐसे में करहल से बीएसपी ने अवनीश शाक्य को उम्मीदवार बनाया, कैसा जनाधार है उनका और कितना मजबूत? देखिए, अवनीश साख की बात करें तो यह पुराने नेता हैं, लेकिन यह कहीं ना कहीं जो करहल सीट है यह सपा का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद चुनाव जीत चुके हैं। तो ऐसे में जो चुनावी समीकरण है, एक तरफ बीजेपी पूरी तरह से जोर लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ बसपा भी प्रत्याशी उतार चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ टेंशन भी खड़ी होती दिख रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी को
दो छोर पर लड़ना है। एक तरफ तो बसपा का जो वोट बैंक है उसे समेटना है, दूसरी तरफ बीजेपी को कड़ी टक्कर भी देना है। और जिस तरह से अवनीश साख का नाम सामने आया है, यह जो है जमीनी नेता है और कहा जा रहा है कि यह कड़ी टक्कर दे सकते हैं समाजवादी पार्टी और बीजेपी को। बिल्कुल, लेकिन वोटर जो को चुनावी की कोशिश की है मायावती ने, लेकिन जिस तरीके से फूलपुर सीट पर पुराने प्रत्याशी का नाम काटा है, उसकी वजह क्या बताई जा रही है? क्यों आखिरकार पासी का टिकट काटा गया? देखिए, फूलपुर सीट की बात करें तो यह कहीं न कहीं सामान्य वर्ग की सीट है, लेकिन यहाँ पर बसपा प्रमुख मायावती ने दलित कार्ड खेलते हुए शिवबरन पासी को प्रत्याशी घोषित किया है। हालांकि इसके पहले प्रयास लगाया जा रहा था कि यह बर्मा बाहुल सीट भी है, यहाँ पर ब्राह्मण भी हैं और मुस्लिम भी हैं, और दलितों के गठजोड़ के चलते सपा ने एक अहम रणनीति बनाई थी। और वह कहीं न कहीं जो है फूलपुर सीट पर जिस तरह से बसपा प्रमुख मायावती ने प्रत्याशी बनाया है, लेकिन इन सब के बीच दलित कार्ड खेलते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने जो दांव लगाया है, तो कहीं न कहीं यह दांव भी काफी पेचीदा है विपक्षियों के लिए, चाहे बीजेपी हो या फिर सपा हो। क्योंकि अब जो मायावती ने दांव चला है, इसका फायदा कितना पहुंचता है बसपा पार्टी को देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। खबरों बढ़ते आगे। बिहार के गया में विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी की बैठक बुलाई गई, जहां पर जमकर बवाल हुआ। कार्यकर्ता बेकाबू होकर आपस में भिड़ते हुए नजर आए, जिसको जो मिला तोड़फोड़ मचाने लगा। प्रशांत किशोर के सामने ही कार्यकर्ता भड़क उठे। वहीं प्रशांत किशोर लगातार माइक से कहते रहे कि दबाव ना बनाए, लेकिन उग्र हो चुके लोगों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। वहीं राहुल गांधी का आज रांची दौरा है। हेमंत सोरेन से करेंगे मुलाकात। संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। संविधान सम्मान सम्मेलन में सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल होंगे। विभिन्न संगठन के लोग इस सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। तो इंडिया गठबंधन का सीट भी जल्द होगा तय। आज राहुल गांधी रांची के दौरे पर नजर आएंगे। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव होना है और ऐसे में एनडीए गठबंधन की तरफ से सीटों का बंटवारा हो चुका है। इंडिया गठबंधन आज सीटों का बंटवारे को लेकर आज चर्चा कर सकता है। राहुल गांधी आज रांची दौरे पर होंगे, हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे और सीटों के बंटवारे पर चर्चा की जा सकती है। इंडिया गठबंधन का सीट भी जल्द तय होता हुआ नजर आएगा। कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर भी मुहर लगने की संभावना है। तो लगातार 30-35 सीटें कांग्रेस की तरफ से मांगा जा रहा है और आज इन सीटों पर ही चर्चा किया जाएगा। साथ ही साथ संविधान सम्मान सम्मेलन में भी राहुल गांधी सम्मिलित होते हुए नजर आएंगे। तो इस सम्मेलन में सिविल सोसाइटी के कई लोग शामिल होने जा रहे हैं। विभिन्न संगठन के लोग इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इंडिया गठबंधन का सीट भी जल्द तय होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आज अहम बैठक भी होने जा रही है। आज मंथन किया जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर और ऐसे में आज राहुल गांधी का बेहद अहम दौरा रांची का। तो आज रांची पहुंचेंगे राहुल गांधी और हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। जेएम पार्टी के कई नेताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी। प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन किया जाएगा। तो कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगने की संभावना जताई जा रही है। 2 चरणों में चुनाव होना है, 2 फेज में वोटिंग होनी है झारखंड में। और उससे पहले झारखंड की सियासत तूफान पर है। राहुल गांधी का आज बेहद अहम दौरा। हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे। सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हो सकती है। प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन किया जाएगा। तो राहुल गांधी का आज बेहद अहम दौरा माना जा रहा है। हेमंत सोरेन से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर दिया है। एनडीए में सीटों को लेकर फैसला कर लिया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे रांची से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज राहुल गांधी रांची में आने वाले हैं, कितने बजे वो रांची आएंगे, कितने बजे बैठक होगी, क्या कुछ खास रहने वाला है? राहुल गांधी की जो कार्यक्रम था जो 11 बजे का था, लेकिन उसमें जो
कार्यक्रमों की बात अगर करें तो इसमें थोड़ा सी रियायत हो गई है और ये कार्यक्रम अब जो है शौर्य सभागार में 4:30 बजे होगी। जिस सूचनाएं अब तक मिल रही है वो राहुल गांधी 3:30 बजे करीबन झारखंड पहुंचेंगे, रांची एयरपोर्ट, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से पहुंची और वो एक जहाँ के रेडिएशन होटल में पहुंचेगा और वहाँ क्या है कि AICC और PCC जो भी अधिकारी हैं उनके साथ बैठक करेंगे। बैठक के बाद पूरी विधानसभा चुनाव को लेकर के रणनीति क्या की जाएगी। पिछले दिनों से लगातार जो इस प्रकार से लेकर के सीटों को लेकर के जो चीजें बिल्कुल अजय, आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी और राहुल गांधी खुद भी आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कितनी सीटें लगातार कांग्रेस की तरफ से डिमांड की जा रही है? देखिए, कांग्रेस लगातार झारखंड में जो है वो लगभग 30 से 35 सीटों की लगातार वो मांग करता रहा है। ऐसे में अब जो बार्गेनिंग पावर है निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा की बढ़ी है और वैसे में मुझे नहीं लगता है कि जिस प्रकार से वो 35 सीटों की जो मांग कर रहे हैं वैसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा वो उनको मिल सकता है उनके मन मुताबिक। तो मुझे लगता है कि आज बैठक होगी, बैठक के बाद सारी चीजें आपने देखा होगा कि लगातार कांग्रेस जो है बीजेपी है लगातार अपनी उम्मीदवारी स्क्रीनिंग करता है, लेयर स्क्रीनिंग हुई है और ये सभी लेयर स्क्रीनिंग के साथ में संभावित उम्मीदवार जो भी हैं कल वो फाइनल बन गया और वो आज जो है राहुल गांधी के पास पेश होगा और पेश होने के बाद जो है वो उस पर निर्णय लेगा कि सीटों पर कौन उम्मीदवार लड़ेंगे। अब इसके बाद देखना पड़ेगा कि अब आने वाले विधानसभा चुनाव में है वो कांग्रेस जो है कितने सीटों पर लड़ेगी या नहीं लड़ेगी ये बात तय होगा। इसके अलावा जो कल जो यहाँ से जो राहुल गांधी की जो रिपोर्ट जो सौंपी जाएगी उन सौंपी के बाद बिल्कुल आज अहम बैठक होगी और इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ तय होने वाला है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार कितनी सीटें और कितनी बार्गेनिंग कर पाती है कांग्रेस और JMM। बहुत शुक्रिया अजय आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो वही लखीमपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंग रेप का आरोपी शमशाद मुठभेड़ में गिरफ्तार हो गया है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। गैंग रेप के 2 अन्य आरोपी दीपेंद्र, राजीव गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने गैंग रेप का मामला छेड़छाड़ में दर्ज किया था। मितौली पुलिस के साथ मुठभेड़ में गैंग रेप के आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गैंग रेप के 2 अन्य आरोपी दीपेंद्र, राजीव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो पुलिस ने गैंग रेप का मामला पहले छेड़छाड़ में दर्ज किया था। एक महिला को 3 बदमाशों द्वारा गैंग रेप करके जान से मारने की नीयत से फायर करके घायल कर दिया था, जिस संबंध में थाना मितौली पर सुरंग दावा मुकदमा लिखा गया है। आज उसी अपराध के वांछित को SHO मितौली द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उसके मेन एक्यूज्ड शमशाद ने इंट्रोगेशन में स्वीकार किया था कि उसने गोली मारी है, तो उसे निसंदेही पर असलाह बरामदगी करने के लिए SHO मितौली लेकर गए थे। असलाह बरामदगी के दौरान बदमाश ने पुलिस पर फायर किया, पुलिस ने ललकारा, उसके बाद भी बदमाश कटर लेके भागने लगा। फिर पुलिस ने अपने बचाव और आत्मरक्षा फायर किया, उस बदमाश के पैर में गोली लगी है। बदमाश को उपचार के लिए मितौली हॉस्पिटल भेजा गया है। मौके पर पुलिस मौजूद है और कानूनी व्यवस्था कायम है। वहीं यूपी के सिद्धार्थनगर से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां एक प्राइवेट बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खाई में गिर गई। मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 36 और 47 साल के 2 व्यक्तियों के साथ 14 साल का एक नाबालिग लड़का भी शामिल है। वहीं हादसे में 24 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का इलाज लगातार जारी है। CHC शोहरतगढ़ और माधव प्रसाद मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर में घायलों को भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। देखिए, एक दुखद घटना हुआ। बदनी और मोहनकोला गांव पंचायत से मोहनकोला गांव पंचायत करने वाला है। लगभग 55 लोग के आसपास बस में यात्रा कर रहा था और जो बदनी ब्लॉक में चारगा नदी है उसमें नदियों में एक बस गिर गया और विशेष रूप से आसपास का गांव पंचायत का लोगों ने तुरंत आके इनको तुरंत रिस्पांस किया। साथ में मतलब पुलिस बल भी है, हमारा तहसील का टीम भी है, मदद किया। तुरंत सबको बाहर निकाल दिया गया है और 2 लोगों को मृत्यु हुआ और 2 लोगों को रेफर किया गया है जिला अस्पताल में और 22 लोगों को इंजरी। इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।